अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं डबल इंटीग्रल, और डबल इंटीग्रल और इसी बेस पे ट्रिपल इंटीग्रल भी होगा। यदि डबल इंटीग्रल समझ में आ रहा है तो ट्रिपल इंटीग्रल और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो डबल इंटीग्रल को हम पढ़ाने के लिए मैंने जो पहले बताया भी था, हम इसको सिंगल इंटीग्रल से कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, हमने सिंगल इंटीग्रल की बात करते थे, ये एफ एक्स डी एक्स की बात करते थे। तो यहाँ पर यदि हम इंटीग्रेशन को दो तरीके से काम करते थे, एक ये और एक डिफिनिट इंटीग्रल की बात करते थे, ए बी एफ एक्स डी एक्स। तो मेरा जो मोटो है वो इसको पढ़ना है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए दो तरीका का था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वो कहता है कि यदि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, क्या बोल रहे हैं, एफ डैश इसका डेरिवेटिव यदि एफ एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, हाँ या नहीं, यही होगा। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स यानी कि एफ एक्स, यही ना, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स होता है, हाँ या नहीं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये सेम होगा। और यदि इंटीग्रेट सेम होगा और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इनवर्स होता है, तो यदि इनवर्स होता है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ या नहीं। तो हम एज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन में इसी तरह हम डिफाइन करते हैं कि इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहता है, ये कहता है जो तुम लोगों को पढ़ना भी है प्रूफ में नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये होता है एफ बी माइनस एफ ए। ये क्लियर है, ये हो गया इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन एक और वे है जिसको हम बोलते हैं रीमान इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, रीमान इंटीग्रेशन। उसमें क्या करते हैं, एक दूसरा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने के लिए, वो है रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन मतलब इसको एज अ हम सम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एज अ सम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एज अ सम रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले तो कंडीशन माना है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ऊपर है। ठीक है, उस केस के लिए पहले कभी भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जाता है, उसके बाद उसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। तो सिंप्लीफाई फॉर्म में एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और हम निकालना चाहते हैं ए टू बी, ये इंटीग्रल की वैल्यू निकाल चाहते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर कोई पॉइंट x इज इक्वल टू ए है और ये है x इज इक्वल टू बी। तो इसको इंटीग्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या चाहते हैं, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना चाहते हैं। किसमें, छोटे छोटे स्टेप्स में। ठीक है, और इन स्टेप्स का एरिया निकालने के बाद उसको हम सम कर देना चाहते हैं। एक स्टेप का एरिया निकाले, फिर उसके स्टेप का, और जब हम उसको सम करेंगे तो ये पूरा एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। कोई इशू है नहीं। तो अब इसको करने के लिए कुछ प्रॉपर वे होना चाहिए, ऐसे ही तो नहीं, कुछ सिस्टम होना चाहिए। तो सिस्टम क्या डेवलप किया कि पहले एक स्टेप को डिफाइन करने के लिए इसने क्या किया कि ये जो इंटरवल ए बी है जिसके अंदर हमें इंटीग्रेट करना है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की बात की जा रही है, वो एक इंटरवल है। उस इंटरवल को इसने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का सिंपल तरीका है कि हम अलग अलग पॉइंट्स लें इसके बीच में से। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स ले लेते हैं। इसने क्या किया कि ए को मान लिया x0, ठीक है, और बी को मान लिया xn। ठीक है, तो xn इज इक्वल टू बी और x0 इज इक्वल टू ए, और इसके बीच में अलग अलग पॉइंट्स ले लिए, x1 x2 x3 एंड xn माइनस 1। तो टोटल n पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। n पार्ट्स में डिवाइड किए, ये मैंने आपको कल बताया था कि n पार्ट्स में मतलब यदि किसी सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए, x0 x1 एंड x2। तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 पॉइंट होगा, तब 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो x1 x2 टोटल 4 पॉइंट होंगे। तो इसको हम n पार्ट्स में डिवाइड करना है तो टोटल हमारे n+1 पॉइंट होने चाहिए।
एन प्लस वन पॉइंट्स हो ही रहे क्योंकि एक्स जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वन से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्सएन। तो एक्स जीरो से एक्सएन है तो टोटल ये एन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये जो एन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इस एन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो उसमें से हम एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं। कितना? एक छोटा सा पार्ट। छोटा सा पार्ट क्या ले रहे हैं कि एक आर्बिट्री है ये एक्स के माइनस वन और एक्स के, तो हम इस सेक्शन को सिर्फ इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा कोई कर्व है, ये है ए, ये है बी, और एक छोटा सा स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट है एक्स के माइनस वन और एक्स के। ठीक है, यहाँ वो छोटा सा नजर नहीं आ रहा इसलिए हम उसको अलग कर लेते हैं। तो ये जो छोटा है तो ये एक रेक्टेंगल के जैसा शेप है, एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है, नीचे तो ठीक है, ऊपर में कर्व है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन हम इससे रेक्टेंगल से इस एरिया को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट एरिया तो नहीं होगा लेकिन अप्रोक्सीमेट एरिया, इस टोटल एरिया को हम, कभी ये ऐसा भी हो सकता था, कर्व यदि ऐसा था, ठीक है, यदि हम यहाँ पर ऐसे लिए तो यहाँ पर एरिया जो है रेक्टेंगल, हम इसके अंदर का कोई पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ होगा, यहाँ पर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यदि हम ये लाइन ले लेते हैं तो कहीं बढ़ जाएगा कहीं घट जाएगा, ऐसा होगा। तो वो घटता बढ़ता रहेगा, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम सिंपल अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, एक स्टेप के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम इस स्टेप की बात कर रहे हैं, किस स्टेप की बात कर रहे हैं, इस स्टेप की बात कर रहे हैं। तो इस स्टेप का एरिया निकालना, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है इसका, तो लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया कि या तो एंड पॉइंट ले, एक्स के माइनस वन ले या एक्स के ले, ये पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन फिर दूसरे जो इंटरवल है उसमें भी ये कॉमन हो सकता था। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, वो चॉइस आर्बिट्री है। ये जो चॉइस है वो क्या है, आर्बिट्री है। तो हम कंसिडर करते हैं, लेट, हमने क्या किया, कौन सा इंटरवल सेलेक्ट कर रहे हैं, एक्स के माइनस वन और एक्स के, और हमने एक आर्बिट्री पॉइंट किया एक्स के स्टार बिलोंग्स टू एक्स के माइनस वन एक्स के। ये कुछ भी हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, इसके बीच का भी कोई पॉइंट हो सकता है, इसके ऊपर टोटल फ्री इसको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हम बोले कि इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट फॉर दिस इंटरवल, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब देखो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। तो हमने क्या किया, डिफरेंट पॉइंट्स लिए, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन। इसको हमने भी कहा पार्टीशन, इसको क्या बोला, पार्टीशन। तो पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी इज इक्वल टू एक्स जीरो इज इक्वल टू ए, एक्स वन, एक्स टू डॉट डॉट, एक्स एन इज इक्वल टू बी। ये हमने एक पार्टीशन माना। ठीक है, अब ये जो पार्टीशन माना, इस पार्टीशन के बाद अब हम क्या चाहते हैं, इसका एरिया निकालना चाहते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा कि अब ये कोई पॉइंट है, ये आर्बिट्री पॉइंट है, दिस इज एक्स के स्टार, इसके अंदर का कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो इस लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। दिस लेंथ इज एफ ऑफ एक्स के स्टार। अब ये जो लेंथ है और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इस रेक्टेंगल का अप्रोक्सीमेट एरिया बताएगा, हाँ या नहीं? तो रेक्टेंगुलर जैसा शेप है उसका, तो इसका एरिया क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के स्टार इंटू लेंथ ऑफ दिस, इसका लेंथ क्या है, एक्स के माइनस वन। इस लेंथ, कोई भी इंटरवल ए बी जो है उसका लेंथ क्या होता है, बी माइनस ए। इंटरवल है तो इंटरवल में हमेशा ए छोटा होगा बी से, इंटरवल लिखने का तरीका ये फिक्स है, तो इसका लेंथ क्या होगा, बी माइनस ए हमेशा। ठीक है, क्योंकि हमने ये फिक्स किया हुआ है, इंटरवल है तो ए हमेशा छोटा होगा बी से, लिखने का हमने माना हुआ है ना, स्टैंडर्ड है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसको यदि हम इसको डेल्टा एक्स के से रिप्रेजेंट करें, डेल्टा एक्स के, हाँ एक्स के सिंपली एक्स के स्टार्ट की जरूरत नहीं है, एक्स के स्टार्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इस इंटरवल का जो लेंथ है उसको हमने क्या माना, डेल्टा एक्स के। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स के माइनस वन, कोई दिक्कत, बी माइनस ए। तो ये लेंथ हो गया, तो ये एरिया हो गया किसका, इस स्ट्रिप का। ठीक है, अब हम यहाँ के को वेरी करवाएं, के को क्या करें, वेरी करवाएं। तो के को वेरी करवाते हैं कहां से कहां तक, के इज इक्वल टू वन से लेके एन तक। पहला इंटरवल क्या है हमारा, पहला इंटरवल है एक्स जीरो से एक्स वन, फिर दूसरा इंटरवल क्या है, एक्स वन से
x2 एंड लास्ट इंटरवल क्या है xn-1 से xn, ये n पार्ट्स है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसमें इसका लेंथ क्या हो जाएगा डेल्टा x1, और इसका अंदर का पॉइंट है f ऑफ x1 स्टार, फिर प्लस इसके लिए क्या होगा f ऑफ x2 स्टार डेल्टा x2, फिर प्लस ऐसे प्लस क्या होगा f ऑफ xn स्टार डेल्टा xn होगा। हम इस वाले पॉइंट को ले रहे हैं x1 स्टार ले रहे हैं तो डेल्टा x1 ऐसे लिखते जा रहे हैं, यही होगा। तो इस समेशन को ही हम डिफाइन करते हैं। अब ये जो समेशन है, अब इसको हल्का सा और देख लेते हैं। हमारा जो ये समेशन आया है, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ x के स्टार डेल्टा x के, ये वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट एरिया तो नहीं बता रहा है, ये तो अप्रोक्सीमेट एरिया बता रहा है। तो ये जो अप्रोक्सीमेट एरिया बता रहा है, तो अब हम चाहते हैं लिमिट का कंसेप्ट लेके आने के लिए, ठीक है। लिमिट का कंसेप्ट लेके आना चाहते हैं, इस तरह से लेना चाहते हैं कि इसको एकदम छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड करें, ठीक है। छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड करें, यदि छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे तो एकदम इसको, यदि स्ट्रिप जो है मोटा मोटा था तो ज्यादा अप्रोक्सीमेट था एरिया, मतलब एरर ज्यादा था। इसको हम जब और छोटे में डिवाइड किए एकदम छोटा छोटा, तो और एरर मिनिमाइज होता चला जाएगा। तो मिनिमाइज कैसे हो जाएगा, ये जो है जो टोटल छोटा स्ट्रिप है उसको एक लाइन बना दे तो तब तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो उस लाइन को बनाने के लिए हमने पास ऑप्शन क्या है कि ये जो डेल्टा एक्स के है, डेल्टा एक्स के, तो हमने एक टर्म यूज किया नॉर्म, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहां पर देखो डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn, ये जो है डिफरेंट लेंथ है अलग अलग इंटरवल के, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा वाला लेंथ है उसी को हम मानते हैं मैक्सिमम ऑफ डेल्टा x1 डेल्टा x2 डॉट डॉट डेल्टा xn। ये जो मैक्सिमम है उसी को हम नॉर्म मानते हैं, नॉर्म ऑफ p, ठीक है। इसको हम सपोज कर लो म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत। और जब यदि म्यू टेंस टू जीरो होगा, म्यू क्या करेगा जीरो की तरफ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ पार्टीशन इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया था कि नंबर ऑफ पार्टीशंस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि म्यू जीरो की तरफ जाए, लेकिन यदि म्यू जीरो की तरफ जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टीशन कन्फर्मली इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। इसीलिए नॉर्म के बेस पे ही हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब जो यदि हम म्यू टेंस टू जीरो होगा तो ये पार्टीशंस जो हैं वो एकदम एक पॉइंट के ऊपर सीमित होकर चले जाएंगे, है ना। एक पॉइंट पे एक लाइन बन गया तो वो तो एग्जैक्ट एरिया को बता देगा, है ना। इसी के लिए हमने डिफाइन किया लिमिट म्यू टेंस टू जीरो। ये जो सम है इसी को हमने बोला a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जहां म्यू इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ पार्टीशन p एंड p इज इक्वल टू x0 a x1 xn b a partition of इंटरवल ए बी। तो इस तरह से हमने ये लिमिट को डिफाइन किया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, कि जो लिमिट है ये सम है, ये क्या है लिमिट है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल, सिंपल। अब जरूरी नहीं कि हम जो फंक्शन इंटीग्रेबल हो ही जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और यदि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो फंक्शन इज इंटीग्रेबल। हम लिमिट की हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स की डिफिनेशन क्या है, इज इक्वल टू एल होगा, कब होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बेस्ड ऑन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ये था, है ना। तो ये एफ एक्स की जगह पुट कर दो इसको, और इसका लिमिट यदि एल मांगते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं रीमान सम, इस सम का नाम है रीमान सम। और यदि इस तरह से इंटीग्रेबल हो जाए, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो हम बोलते हैं कि इट इज रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। अब यही डिफिनेशन जो है, हाँ, ये जो सम है
ये लिमिट है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और इसी को ये हमसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मान लो सपोज कर लो एल आ रहा है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यदि एल आ रहा है मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। मतलब ये निकालना है, मतलब हमें ये लिमिट निकालना है, ये लिमिट एल हो गई तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब रीमान इंटीग्रेबल होगा कब, यदि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, यानी फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। तब ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि कोई भी फंक्शन दिया है तो वो इंटीग्रेबल होगा, हो भी सकता है और ठीक है। तो फंक्शन के इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं कि एक फंक्शन दे दिया था इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ,